हाउस ऑफ वेलनेस के एक और एपिसोड में आप सबका स्वागत है। आज हम एक बहुत इम्पोर्टेंट सब्जेक्ट पर बात करने वाले हैं जो है विल, सीनियर्स एंड प्रॉपर्टी राइट्स। मेरे साथ एक बार फिर है एलिन मार्क्वेस, जो एक इंडिपेंडेंट लॉयर है 2011 से। शी हैज डन हर LLB, LLM and specializes in matrimonial and family disputes. She has handled a plethora of cases before various courts and tribunals, statutory and regulatory authorities, and is also a recipient of several awards. आपका बहुत बहुत तहे दिल से स्वागत है। थैंक यू सोनम। मेरा पहला सवाल आपसे है कि विल होता क्या है, उसे क्यों बनाना चाहिए और कौन सा प्रोफेशनल मदद कर सकता है विल बनाने में। जब हम विल की बात करते हैं तो कोरोना काल में विल का महत्व शायद बहुत लोगों को समझा है। विल को हम साधारण भाषा में इच्छा पत्र या मृत्यु पत्र ऐसा कहते हैं। तो मेरी जो इच्छा है वो मैं विल में बयान करती हूँ। और जब मैं कहती हूँ कि मेरी इच्छा है, तो हमें पता है कि कानून ने हमारे जो वारिस है वो ऑलरेडी तय किए हुए हैं। तो जो धर्म मेरा है, उस धर्म में मेरी शादी हुई है, उस धर्म से जुड़ा है मेरा वारिस हक। तो मेरे वारिस कौन है या मेरे लीगल हेयर कौन है, ये वो लॉ डिसाइड करेगा। तो हमारे पास हिंदू सक्सेशन एक्ट है, हमारे पास इंडियन सक्सेशन एक्ट है। ये लॉज है जो सक्सेशन रिलेटेड या वारिस हक की जानकारी हमें देते हैं। तो अगर हम चाहते हैं कि कानून ने जो हमारे वारिस तय किए हैं, उन वारिस के अलावा हम किसी और को हमारी संपत्ति का हिस्सा देना चाहे, या फिर हमारे 4 वारिस है उसमें से हम चाहेंगे कि एक ही या 2 ही वारिस को हमारी संपत्ति का हिस्सा मिले, तो इस केस में हमें इच्छा पत्र बनाना बहुत जरूरी है। अभी जब हम इच्छा पत्र या मृत्यु पत्र, अधिकतर लोग कहते हैं मृत्यु पत्र, तो इसका एक समझ है लोगों में कि मृत्यु से पहले ही हम इसे बनाते हैं। लेकिन अगर आपको लगता है कि बना के रखना ठीक है, तो आप किसी भी उम्र में एक इच्छा पत्र बना सकते हो। अभी ये जो विल है, ये स्टैम्प पेपर पे बनाना जरूरी नहीं है। विल आप खुद से भी लिख सकते हो। अगर आपके पास थोड़ी बहुत समझ है कैसे किसे बांटना है, कैसे हिस्से देने हैं, तो आप खुद भी कर सकते हो। और अगर आपको लगता है कि थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड है, आगे चल के शायद इसमें बच्चों में झगड़ा होगा या वारिस में झगड़ा होगा, तो उस केस में आप वकील के पास जाकर भी विल बना सकते हैं। तो विल बनाने के लिए हमें किन चीजों की जरूरत है, उसे समझना हमारे लिए जरूरी है। इसीलिए कई बार लोग वकील के पास जाकर अपना विल बनाते हैं। ओके, और विल बनाने के स्टेप्स क्या होते हैं? विल बनाने के लिए सबसे पहले आपकी जो संपत्ति है, आपकी जो प्रॉपर्टी है, उसकी समझ होनी आप में जरूरी है। जैसे हम कहते हैं ना, मूवेबल प्रॉपर्टी और इमूवेबल प्रॉपर्टी। तो अगर आपके पास लैंड है, जमीन है, घर है, तो ये आपका इमूवेबल प्रॉपर्टी हुआ। और अगर आपके पास पैसे है, ज्वेलरी है, शेयर, डीमैट अकाउंट है, बैंक अकाउंट्स है, तो ये आपका मूवेबल प्रॉपर्टी होता है। व्हीकल्स है तो ये आपके मूवेबल प्रॉपर्टी होते हैं। तो इन दोनों को समझना जरूरी है। दूसरा हिस्सा जो समझना जरूरी है वो है प्रॉपर्टी जो आपको आपके वारिस से मिली है, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी, आपके पूर्वजों से मिली है, सॉरी, उसे हम कहते हैं एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी। जो प्रॉपर्टी आपने खुद के पैसे से कमाई है, सेल्फ अक्वायर्ड प्रॉपर्टी। तो जब हम विल की बात करते हैं, तो वो संपत्ति या वो प्रॉपर्टी जो मैंने अपने पैसे से खरीदी है, वो मैं विल में लिख सकती हूँ या लिख सकता हूँ। लेकिन जो प्रॉपर्टी मुझे अपने पूर्वजों से मिली है, वो पूरी प्रॉपर्टी में विल नहीं कर सकती। उस प्रॉपर्टी में मेरा जो हिस्सा है वो मैं विल में लिख सकती हूँ। तो आपकी जो प्रॉपर्टी है, अगर आपने आपके पैसे से खरीदी है या किसी ने आपको वो गिफ्ट के रूप में दी है, तो उस प्रॉपर्टी की आप विल बना सकते हो। एक बार आपका क्लासिफिकेशन होता है कि ये प्रॉपर्टी है, ये मुझे बांटना है, तो वो आपका फर्स्ट स्टेप हुआ।
सेकंड स्टेप में विल में आप किसे कितना हिस्सा देना चाहते हो, आपके बेनिफिशियरीज कौन है, वो आपको लिखना जरूरी है। अगर आपके 2 बच्चे हैं और आप चाहते हो कि एक ही बच्चे को सब कुछ मिले, तो आप दूसरे बच्चे को क्यों नहीं देना चाह रहे, वो भी आपको विल में लिखना जरूरी है। तीसरी जो बात है, आपके मौत के बाद या आपके मरने के बाद ये विल इन फोर्स आएगा। जब तक आप जिंदा है तब तक आप जितने चाहे उतने विल बना सकते हैं, लेकिन जो लास्ट विल रहेगा आपके डेट ऑफ डेथ के पास, वो विल जायज माना जाएगा। तो आपके बाद विल के लिए भागदौड़ कौन करेगा, तो उसे हम एग्जीक्यूटर कहते हैं। तो आपको एक ऐसे इंसान को चुनना है जो आपके बाद आपकी प्रॉपर्टी का हिस्सा आपकी इच्छा के अनुसार कर सके। उसके बाद हमें विटनेसेस की जरूरत पड़ती है। तो ऐसे 2 लोग जो शायद आपसे थोड़े जवान होंगे और जो आपके डायरेक्ट रिश्ते में नहीं आते हैं और जो वहां पर मौजूद है जब आप उस विल पर साइन करते हो, ऐसे 2 विटनेसेस की हमें जरूरत है। और डॉक्टर सर्टिफिकेट कि आप मानसिक रूप से केपेबल हो, आप अच्छे से अपना डिसीजन ले सकते हो, ये भी बताने के लिए डॉक्टर का सर्टिफिकेट होना जरूरी है। तो जिस दिन आप विल साइन करोगे उसी दिन का सर्टिफिकेट डॉक्टर का आपके विल के साथ अटैच करना आपके लिए जरूरी है। तो ये कुछ इम्पोर्टेंट मुद्दे हैं जो हमें विल में ध्यान रखने हैं। उसके बाद आप एक ड्राफ्ट बना सकते हैं कि आपके विल में आपको क्या क्या लिखना है। अगर आप खुद कॉन्फिडेंट हो कि आप विल लिख सकते हो, आप विल लिखकर विटनेसेस के प्रेजेंस में साइन करके उसे एक एनवेलप में डाल के किसी को भी बता सकते हो कि ऐसे ऐसे जगह पर मैंने विल रखा हुआ है। अगर आप वकील के पास जाके विल बनाना चाहते हो, ड्राफ्ट बनाकर आपको वकील को देना होगा, फिर वकील साइनिंग के वक्त आपको बुलाएंगे और विटनेसेस भी वहां पे हाजिर रहेंगे। इसके अलावा अगर आप चाहते हो कि विल रजिस्टर करना है, तो विल रजिस्टर भी आप कर सकते हो। तो वहां पे रजिस्ट्रेशन ऑफिस में आपको अपॉइंटमेंट लेके फिर वो विल करना, रजिस्टर करना जरूरी है। तो विल रजिस्टर करना ये मैंडेटरी इन लॉ नहीं है, लेकिन अगर आप आपका एक विल रजिस्टर करते हो और उसके बाद आप विल को बदलते हो, तो आपको सारे विल फिर रजिस्टर करना प्रेफर्ड होगा। ओके। अगर किसी सीनियर सिटीजन ने 10 साल पहले विल बनाया है, तो उसमें सिलसिले में उसकी वैलिडिटी, इज इट टाइम बाउंड? बार बार बनाना पड़ता है एवरी 5 years या एवरी 10 years के एक बार बनाए एंड दैट होल्ड्स गुड? विल आपने अगर एक बार बनाया है, इट होल्ड्स गुड। यू डोंट हैव टू, आपको बार बार विल बनाने की जरूरत नहीं है। लेकिन अगर आपकी परिस्थिति में बदल आया है, ओके। जैसे एक केस था जहां पर माँ बाप चाहते थे, मतलब पिता चाहते थे कि उनके 3 बच्चों में से एक बच्ची जो उन्हें नहीं संभाल रही है उसे कुछ भी ना दिया जाए, तो उन्होंने ऐसा विल बनाया था। लेकिन इस कोरोना के दौरान उनकी इस बच्ची ने भी उनको बहुत संभाला और इसीलिए उन्होंने सोचा कि अभी तीनों बच्चों को समान रूप से हमें हिस्सा देना है, तो ऐसा उन्होंने विल बदल लिया। तो कई बार अगर परिस्थिति में बदलाव आता है तो आप विल बदल सकते हो, अगर नहीं बदला तो जो आपने विल बनाया है वही विल आखिरी रहेगा। ओके। सिंस हम सीनियर्स के प्रॉपर्टी और उनकी राइट्स के बारे में बात कर रहे हैं, मुझे याद है जब हमने प्रीवियस एपिसोड शूट किया था, तब आप बता रहे थे कि काफी टाइम पे बच्चे सीनियर सिटीजन्स पे काफी प्रेशर डालते हैं कि हमें डेस्टिनेशन वेडिंग करना है, फॉर एग्जांपल आपको उसकी फंडिंग करनी पड़ेगी। तो उस सिलसिले में क्या आप कोई राइट्स बता सकते हैं कि प्रॉपर्टी और सीनियर्स, उनकी राइट्स क्या होती है उनकी प्रॉपर्टी के प्रति? देखिए, जब हम प्रॉपर्टी की बात करते हैं तो कई बार हम देखते हैं कि प्रॉपर्टी हमने खुद से खरीदी है या हमें हमारे पूर्वजों से या मम्मी पापा से मिली हुई प्रॉपर्टी है। अभी जिस भी प्रकार की प्रॉपर्टी है, उस प्रॉपर्टी में रहना ये आपका अधिकार है और उस प्रॉपर्टी को आगे चल के किसे देना है ये भी आप तय कर सकते हो। लेकिन कई बार क्या होता है, जैसे शादी हुई तो लड़का अपने प्रॉपर्टी में, अपने मम्मी पापा के घर में अपनी पत्नी को लेकर आता है और फिर उस प्रॉपर्टी में बहुत सारे लोग, उस फ्लैट में या उस घर में बहुत सारे लोग रहना शुरू करते हैं।
और कई बार सीनियर्स ऐसा मानते हैं कि अरे आगे चल के तो मेरे बेटे को ही मिलने वाला है, तो अभी से उसे उसमें रहने दो। लेकिन अभी जो परिस्थिति है उसमें हम देखते हैं कि हमारे घर शायद छोटे पड़ रहे हैं, या फिर लोगों में एक टाइम टेबल का प्रॉब्लम होता है, नाश्ता लंच ये सारी चीजों में प्रॉब्लम होता है, और इसीलिए अनबन बनती है। और सीनियर सिटीजन्स को थोड़ा आराम चाहिए, वो शायद सुबह में जल्दी उठते हैं, शायद जल्दी सोना चाहते हैं, तो इन सारी चीजों की वजह से उनके घर में अपनी मर्जी से रहना उनके लिए मुश्किल होता है। कई बार ऐसा भी देखा है कि बच्चे माँ बाप को मजबूर करते हैं कि प्रॉपर्टी वो ट्रांसफर करे उनके नाम पर, या प्रॉपर्टी पर लोन लेने के लिए भी मजबूर किया जाता है। तो सीनियर्स के लिए मेरा एक ही सजेशन है या एक एडवाइस है कि जब तक आप जिंदा हो तब आपकी प्रॉपर्टी पर किसी भी प्रकार का लोन लेने के लिए आप परमिशन मत दीजिए, क्योंकि शायद आपके पास वो लोन भरने के पैसे ना हो, और आपका बच्चा आपको हमेशा प्यार करेगा, आपकी हमेशा जरूरतें पूरी करेगा, ये हम नहीं कह सकते हैं। तो वो जो लोन का बोझ है वो आप पर ही रहेगा। दूसरा है कि बहुत सारे सीनियर सिटीजन्स गिफ्ट डीड बनाते हैं। गिफ्ट डीड यानी भेंट वस्तु, मैं जिंदा हूं तो मेरे जीते जी मैं चाहता हूं कि मेरी प्रॉपर्टी जो है मेरे इस बच्चे के नाम पर ट्रांसफर हो जाए। और हमने देखा है कि गिफ्ट देने के बाद फिर माँ बाप पे हिंसा होनी शुरू होती है और उन्हें घर से निकाल दिया जाता है। तो इसीलिए हम विल कहते हैं कि आप विल बनाइए, ताकि आप जब तक हो तब तक आपकी सिक्योरिटी है, आपका घर, आपके जेवर, आपका पैसा जो कुछ है वो आपका रहेगा, और आपके बाद वो बच्चों में डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा। लेकिन सीनियर सिटीजन्स खास करके पेरेंट्स बहुत इमोशनल हो जाते हैं, और जब उन्हें दिखता है कि मेरे बच्चे को विदेश जाना है, पढ़ाई करनी है, तो अपना सब कुछ वो दांव पे लगाते हैं। आज की जो स्थिति है उसमें ये करना एडवाइजेबल नहीं होगा। आपको खुद की सिक्योरिटी पे पहले ध्यान देना है, और बच्चों को तो आपने सक्षम बनाया ही है। तो मुझे लगता है कि 22-23 साल के आपके जो बच्चे हैं वो खुद के लिए भी कुछ कर सकते हैं, और उसके लिए अपनी सारी जमा पूंजी दांव पर मत लगाइए। थैंक यू सो मच। आई थिंक आपने जो आज हमें बताया है इट इज एन आई ओपनर, सबकी आंखें खोल देगा कि इमोशंस में प्लीज मत बहिए, अपने बारे में पहले सोचिए, यू कम फर्स्ट। एंड थैंक यू सो 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 मच। मैं आशा करती हूँ कि सब सीनियर्स अपने इमोशंस को साइड में रख के ये जो इंटरव्यू है इसे प्रैक्टिकली बार बार देखें, समझें, और आपके लिए क्या सिक्योर है प्लीज वो एक्शन लीजिए। थैंक यू सो मच एंड cheers to wellness। थैंक यू वेरी मच, एंड ऑल द बेस्ट सारे सीनियर्स को। अपनी जो जिंदगी है उसे अपने हिसाब से, अपनी शर्तों पर जिए, और अपने जो पैसे हैं अपनी भलाई के लिए खर्चा कीजिए, क्योंकि आप भी एक इंसान हो, और स्वाभिमान से जीना ये आपका अधिकार है। और मैं सोनम को धन्यवाद कहूंगी कि उन्होंने सीनियर्स के लिए ये जो पहल की है ये बहुत इम्पोर्टेंट है, क्योंकि कई बार हम देखते हैं कि सीनियर्स घर से बाहर कानून जानने के लिए नहीं जाते हैं। उन्हें लगता है कि कोर्ट और पुलिस स्टेशन के चक्कर लगाना ये असामाजिक है। तो ये बहुत अच्छी पहल है, एंड आई विश यू ऑल द बेस्ट। थैंक यू थैंक यू सो वेरी मच, मच। आपका बहुत 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 धन्यवाद। थैंक यू, cheers to wellness। थैंक यू वेरी